अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे विद आवर लेक्चर। उसमें हम हीमोग्लोबिन डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, वो आपका एक प्रोटीन है विद इन योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन? एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पोरफायरिन रिंग होती है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ वो बाइंड करती है नॉर्मली। ठीक है। इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो 8 एटम्स ऑक्सीजन के ट्रांसफर करता है। कैसे 8 एटम्स? क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होती है, तो अगर ये 4 बाइंड करेंगे ना, तो एटम के लेवल पर यानी एटॉमिक लेवल पर ये 2 एटम्स होते हैं। ठीक है। ईच आयरन बाइंड्स टू 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। हीमोग्लोबिन हैज 4 एटम्स ऑफ आयरन। ये जो हाईलाइटेड है ना, ये आपके पास पेपर के MCQs है। ठीक है। आरबीसी के कैन कॉन्सेंट्रेट HB अप टू 34 मिलीग्राम। ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने आपको ना बता दिया है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का कितने ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है। ये भी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ लाइफ उसने आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बताई है। फिर उसने आपको बताया फिजियोलॉजिकल डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट इज नोटिस्ड 8 to 12 वीक्स इन टर्म इन्फेंट्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न होता है ना, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो होती है HbF। ये HbF डिग्रेड करके ना एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है। यानी ये खत्म होएगी और एडल्ट हीमोग्लोबिन आएगी आपकी बॉडी में। तो उसने आपको ना अब ये वाला सारा प्रोसेस जो है ना, ये उसने आपको टर्मिनोलॉजीज यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स में बताने की कोशिश की है। ये याद करने का, नंबर्स याद करने की ना जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड एंटरिंग द राइट वेंट्रिकल इज अप्रोक्सीमेटली 75%। यानी बेसिकली जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है ना, तो 75% तक हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो सैचुरेट हो चुकी होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। उसके बाद आपके पास ना दो और मजीद प्रोटीन्स आते हैं। एक आता है हिपैटोग्लोबिन और एक आता है हीमोपेक्सिन। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इन इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस फ्री हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड एंड टू द सर्कुलेशन, और फिर इट विल बाइंड विद हिपैटोग्लोबिन। अब बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब आरबीसी डीनेचर होते हैं ना किसी भी वजह से, या पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, उसने 120 डेज बाद आरबीसी ने खत्म होना है। तो क्या होता है कि जब तो वेसल्स के अंदर यानी सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब वो सर्कुलेशन के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकल रही है। वो हीमोग्लोबिन सर्कुलेशन के अंदर बाइंड करती है हिपैटोग्लोबिन के साथ। ठीक है। अगर आप फ्री हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में छोड़ दोगे ना, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेगी बॉडी के अंदर। इसलिए उसका ना बाइंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसको बाइंड करने के लिए सर्कुलेशन के अंदर आपके पास हिपैटोग्लोबिन आता है। दिस कॉजेज डिक्लाइन इन हिपैटोग्लोबिन लेवल्स। द हाफ लाइफ ऑफ हिपैटोग्लोबिन इज 5 डेज। ठीक है। और जो दूसरी चीज होती है हीमोपेक्सिन। हीमोपेक्सिन बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन होता है विद हाईएस्ट बाइंडिंग अफिनिटी टू हीम। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये भी ब्रेक डाउन करता है। अब ये यूं है कि देखो, आरबीसी ब्रेक डाउन कर रहा है और आरबीसी ब्रेकडाउन के बाद हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन एज अ मॉलिक्यूल बाइंड करता है हिपैटोग्लोबिन से। जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है, तो आपके पास हीम अलहदा आता है और ग्लोबिन अलहदा आता है। उसमें से हीम जो है ना, वो बाइंड करता है विद हीमोपेक्सिन। ठीक है। मेनली ये हीमोपेक्सिन जो होता है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द लिवर एंड इट बिलोंग्स टू एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, the synthesis of which is induced after inflammation. When hemoglobin binds with hepatoglobin and heme binds with hemopeccin, they are retained in the vasculature, diminishing tissue damage. अब ये उसने आपको वही चीज़ बताई है कि देखो, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे ना ऐसे ही सर्कुलेशन के अंदर, तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये आपकी बॉडी में टिश्यू डैमेज करेंगे, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेंगे और टिश्यू लेवल पर उनको डैमेज करेंगे। ठीक है।
तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ने ना मॉलिक्यूल्स रखे होते हैं कि जिनके साथ ये बाइंड करेंगे और इस तरह से ना ये टिश्यू डैमेज नहीं करेंगे। तो उसने हीमोग्लोबिन के लिए हेपेटोग्लोबिन रखा है और हीमोपेक्सिन के लिए जो है ना वो उसने हीम रखा है। ये आपने मॉलिक्यूल्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया है। पेपर में ना वो आपसे पूछ लेता है सिर्फ कि हिपेटोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोपेक्सिन किसके साथ बाइंड करेगा। तो पेपर के लिए आपको ना सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस किस चीज के साथ बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबिन पे, ठीक है। और अब उसके एबनॉर्मल वेरिएंट्स पर। सबसे पहले तो जो आपके पास नॉर्मल ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है ना, वो उसकी लाइफ की स्टेजेस के साथ वेरी करता है। एम्ब्रियोनिक लेवल पर वो अलहदा होता है, फीटस लेवल पर वो अलहदा होता है, और एडल्ट लेवल पर वो अलहदा होता है। आपको ना तीनों पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ना वो आपसे पूछ लेता है। फीटल हीमोग्लोबिन का तो वो पूछ लेता है, अक्सर वो कॉमन सवाल आता है, ठीक है। पर एम्ब्रियोनिक और एडल्ट भी याद करने हैं। एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर आपके पास जो हीमोग्लोबिन आता है ना, वो आपके पास आता है रेड सेल्स अपेयरिंग फर्स्ट एट अबाउट 6 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। बेसिकली कंसेप्शन के बाद 6 वीक्स तक जो आपके पास पीरियड होता है ना, वो आपके पास होता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन की ना कन्फिगरेशन होती है जिसको हम कहते हैं गावर हीमोग्लोबिन, ठीक है। गावर 1 और गावर 2। गावर हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 जीटा चेन्स होती हैं, 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं। यानी कह लो कि इसकी कंपोजिशन जो होती है ना वो इस तरीके से होती है, जी और एप्सिलॉन, ठीक है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योग सैक हिमेटोपोइसिस ये वाला हीमोग्लोबिन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें दो सवाल हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये सवाल आ जाता है कि बेसिकली जो आपका गावर हीमोग्लोबिन है वो किस स्टेज पे बनता है। और दूसरा आपके पास आता है योग सैक के अंदर, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन हमारा बनता है अर्लीस्ट फॉर्म में, वो कौन सा फॉर्म हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है गावर 2। गावर 2 की जो कंपोजिशन होती है ना वो होती है 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन चेन्स,